Hi, good evening everyone, and welcome to the online channel of the Capital Civil Services. I am Yogesh Agarwal and here I am going to discuss the test number 2 है ना, पेपर 1 का टेस्ट नंबर 2 मैं डिस्कस करूंगा जो कैपिटल सिविल सर्विसेज में हुआ था, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट, कौन सा चार में से कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो यार, ग्रेविटेशन के लिए कॉन्टैक्ट चाहिए होता है क्या? नहीं चाहिए होता है ना। ग्रेविटेशन, दो बॉडी अगर होगा वो चाहे कितने भी डिस्टेंस पे रहेगा, उस दोनों के बीच में ग्रेविटी लगेगा ही लगेगा। आप लोग ने पढ़ा होगा फॉर्मूला F = G m1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो अगर मैग्नेटिक दूर दूर में रहेगा तो भी उसके बीच में क्या होगा, कुछ फोर्सेस रहता है। आप कभी मैग्नेट दो को लेके जाइएगा, आप देखिएगा विदाउट टचिंग द मैग्नेट आप देखेंगे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दो मैग्नेट के बीच में किसी प्रकार का एक फोर्स लग रहा है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, वो वर्क करेगा एट अ डिस्टेंस, राइट, क्लियर। बट यहां पे टारगेट क्या करना है, टारगेट ये है हमारा कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो फोर्स को जो जिसको चाहिए क्या, फिजिकल टचिंग। तो यहां पे एक ही फोर्स बचता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये फ्रिक्शन विदाउट टचिंग नहीं लग सकता है, ये इट रिक्वायर्स टू सरफेस टू रब टुगेदर। सो आंसर इज फ्रिक्शन फोर्स विच रिक्वायर्स टू सरफेस टू रब टुगेदर, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। सो निम्नलिखित में कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। तो ये क्या होगा, घर्षण बल। घर्षण बल के लिए क्या चाहिए, दो सरफेस चाहिए ही चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट चाहिए तभी वो फोर्स लगेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो फोर्स। Then we have second question, right? Second question क्या कह रहा है? Second question बेसिक है क्वेश्चन, सेल्स के ऊपर में, ठीक है। क्लास में आप लोग ने पढ़ा होगा एनिमल सेल एंड कौन सा सेल होता है, प्लांट सेल, राइट। तो दोनों के बीच में आपने डिफरेंसेस पढ़ा होगा। तो सेल मेम्ब्रेन तो चारों में मिलता है ना, क्लियर। न्यूक्लियस सभी में मिलता है, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, मतलब प्लांट में भी मिलेगा और आपका एनिमल्स में मिलेगा। वैक्यूल भी आपको प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों सेल्स में मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको प्लांट और एनिमल दोनों सेल में मिलेगा, बट क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या नहीं मिलेगा, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलेगा, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लास्टिड और सेल वॉल किस में मिलेगा, प्लांट सेल में, राइट, प्लांट सेल में मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चा ए। सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो अलाउ इज द एंट्री और एग्जिट, कि वो अलाउ करता है और एग्जिट कराता है जो वेस्ट मटेरियल्स होता है सेल से। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो फ्लोटिंग, वो लिक्विड मटेरियल होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसमें आपका बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो फ्लोट करता है, क्लियर। तो आंसर आपको समझ में आ गया क्या है, तो आंसर होगा आपका आंसर ए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिकांद्रीय जो है वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, क्लियर। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये हमेशा से सुनते आए होंगे, क्लियर। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछ रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, कुछ इसमें साइंस नहीं है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में देखोगे तो, फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट, क्लियर। तो दिस इज वेरी सिंपल, तो ये याद रखने की जरूरत है। अगर ये नहीं भी आता है तो आपको ये समझ में आएगा 37 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री फ़ारेनहाइट कट जाएगा, बचा ये दोनों में से एक होगा आपका आंसर।
तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्रमश होता है। तो आंसर होगा ए 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जान लीजिए कि क्या बोल रहा है कि आइसोबर क्या होता है। ठीक है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको जानना होगा क्या होता है आइसोटोप, आइसोटोन। आइसोटोन होता है वो एलिमेंट्स जिसमें न्यूट्रॉन्स जो होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, आइसोटोप होता है वो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, एलिमेंट अलग अलग होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। आइसोबार होता है वो एलिमेंट्स जिसका मास सेम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि दे हैव सेम मास नंबर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन नंबर अगर बोलेगा तो इट इज आइसोटोन, जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा तो उसको कहेंगे आइसोटोप। ठीक है, और ये बी ऑप्शन इज इररिलेवेंट। क्लियर? आइसो का मतलब होता है एक सा। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण समभारिक का है? तो ये आंसर होगा सी, इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। देखो ये आंसर क्या होगा, ये सरफेस टेंशन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलता है कि ये क्यों आसान होता है गर्म पानी में कपड़ों को धोना। कपड़ों को धोना गर्म पानी में आसान क्यों होता है? वाई इट इज इजी टू वॉश द क्लोथ्स इन हॉट वाटर। सो ये क्या आप दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड लिक्विड टेंशन। ठीक है, ये टारगेट ये है। लॉजिकल फ्लो ये होगा कि जैसे जैसे आप किसी पानी को हीट करोगे तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर, पानी में मॉलिक्यूल्स होता है, तो मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा वो बढ़ेगा, है ना। जब बढ़ेगा तो उसके बीच का जो कोहेसिव फोर्सेस होगा वो वीकेंड करने लगेगा। ठीक है, पानी के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होगा वो वीकेंड करेगा, और वीकेंड करेगा तो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो घटने लगेगा। और जब सरफेस टेंशन घटने लगेगा पानी का, तो जो फैब्रिक का पोर्स होगा, जो कपड़े में जो पोर्स होंगे उसमें पानी जो है बेटर क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। समझिए क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि जैसे ही वाटर को आप हीट करोगे, है ना, वाटर का हीटिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे तो उसके बीच का जो कोहेसिव, उसका जो मॉलिक्यूलर मोशंस है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। और जब मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करेगा तो पानी के बीच, पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो उसके बीच का कोहेसिव फोर्स जो है ना, कोहेसिव फोर्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो इसके कारण क्या होगा कि वो सरफेस, जो आपका फैब्रिक का जो सरफेस होगा उसको वो बेटर पेनिट्रेट कर पाएगा। क्लियर? तो इसके कारण हॉट वाटर का आंसर क्या हो जाएगा कि हॉट वाटर हैज लोअर सरफेस टेंशन। ठीक है, और बाकी तीन इररिलेवेंट है, ऑप्शंस जानने की कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, यही आंसर होगा, सुविधाजनक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस को दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस किसको होता है? शॉर्ट साइटेडनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि पास का जो होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली दिखता है ना, क्लियर। और जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज यू विल सी, मतलब थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, है ना, दूर की चीजें आपको नहीं दिखाई देती। तो ये जनरली किनको प्रॉब्लम होता है, ये जो होता है यूथ को प्रॉब्लम होता है, यंग पीपल को, है ना। बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे 30s 40s में जो चश्मा पहनते हैं उनमें उनको प्रॉब्लम दूर की ही होती है, कि दूर की नहीं दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई देती है। तो इसको हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत करना। मायोपिया याद रख लेना, मायोपिया इज एसोसिएटेड विद द यंग पीपल। और यंग पीपल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो दूर की नहीं सोच पाते। बूढ़े लोग क्या होते हैं, दूर की सोच पाते हैं। तो इस तरीके से रिलेट कर लेना कि वो दूर की चीज बहुत दूर की सोच लेते हैं, और हम जो होते हैं बस वी पीपल जो यूथ होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोच पाते हैं। तो इस एनोलॉजी से आप याद करना कि पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाता यूथ को। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मायोपिया। ठीक है, और मायोपिया क्या होता है कि जो आपका, देखो जिस तरीके से मान लो आई बॉल है और पीछे में रेटिना है, तो रेटिना है तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे आपका एलोंगेशन हो जाता है। ये जो होता है इसका साइज, जो आई बॉल का जो साइज है वो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब बड़ा होता है तो क्या होता है, ये जो रे का बीम है ये रेटिना से पहले ही जाके
टकरा जाता है, ठीक है। तो रेटिना के पहले ही वो आपका जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए बोलता है कि शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। क्लियर। फिर से एक बार समझ लीजिए कि पास का नहीं दिखाई देता है, पास का क्लियर दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, दैट इज फॉर द यंग पीपल एंड दैट इज मायोपिया, है ना। अब हाइपरमेट्रोपिया, आप उसको उल्टा कर लेना। एंड उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपका आई बॉल होता है, आई बॉल का साइज जो है बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने के कारण क्या होता है, जो लाइट बीम्स आते हैं वो आपके रेटिना के पास, रेटिना के आगे ही मर्ज कर जाते हैं, जिसके कारण इमेज आपको ब्लर दिखाई देती है। क्लियर। देखो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर में क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बोल रहा है कि जब बॉडी को आप गिरा रहे हो ग्रेविटी में, मान लो कि एक चेंबर है और ये वैक्यूम से रिलेटेड, वैक्यूम चेंबर है, ठीक है, मतलब कोई हवा नहीं है। अब यहां से आपने क्या किया, एक बॉडी को ड्रॉप किया नीचे की ओर। क्लियर। अब जब नीचे बॉडी को और ड्रॉप किया तो बोल रहा है कि क्या कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो देखो यहां पे जब ऊपर में है ना, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी इज इन रेस्ट, तो यहां पे बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0। क्लियर। लेकिन जैसे ही आपने बॉडी को ड्रॉप किया तो उससे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन फायदा क्या होगा कि ये दोनों जो है, अगर ये दोनों को जोड़ोगे और ये दोनों को जोड़ोगे तो दोनों क्या आएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों हर समय कांस्टेंट रहेगा, चाहे बॉडी यहां पे रहे, पोजीशन 2 पे रहे, पोजीशन 3 पे रहे। क्लियर। तो इसका आंसर यही होगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जब बॉडी फ्लो कर रहा है, तो मतलब फ्रीली गिर रहा है ग्रेविटी पे, तो कौन सा कांस्टेंट बराबर रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। Which of the following gas is also known as Mars gas? देखो यार ये पूछ रहा है मार्स गैस किसको कहते हैं। तो देखो मान लो कि बहुत सारा मार्सी एरिया होगा, ठीक है। मार्सी एरिया का मतलब होता है कि जहां पे बहुत सारे तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो होगा क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, तो यहां से कौन सा गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो गैस जो रिलीज होगा वो मीथेन रिलीज होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये याद रखना। इसको मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये बेसिकली मार्सी एरिया जिसको बोलते हैं। मार्सी एरिया मतलब जिस समझ लीजिए फॉर एग्जांपल हो गया जहां पे आपको बहुत सारा जो होगा ना, आप कभी कभी देखिएगा कि बहुत सारा मार्सी एरिया होता है जहां पे बहुत सारा पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो आपको कहलाएगा मार्सी एरिया। प्रोपेन और ब्यूटेन किसमें मिलता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कुकिंग गैस। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा था। अब ये बोल रहा है बायोडीजल, है ना। बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए क्या चीज कल्टीवेट करोगे आप। तो यार देखो बायोडीजल किसी से भी बन सकता है, ठीक है। सोयाबीन से भी बन सकता है, सनफ्लावर से भी बन सकता है, जट्रोफा से भी बन सकता है, मेज से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन जट्रोफा क्यों आप यूज करोगे, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि भैया मेरे को क्या चाहिए, मेरे को नॉन एडिबल फूड चाहिए जिसको हम खा नहीं सकते हैं। सोयाबीन आप खाते हो, ठीक है, सनफ्लावर का ऑयल आप कंज्यूम करते हो, मेज जो है वो कंज्यूम करते हो, बट जट्रोफा यू आर नॉन एडिबल, उसको कंज्यूम नहीं करते हो। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि प्रोड्यूस कीजिए, और इसी से क्या प्रोड्यूस होता है, बायोडीजल, ठीक है। क्लियर। देन वी हैव अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, है ना। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई क्या बोल रहा है ना। तो आपने पढ़ा होगा अलग अलग नाम, विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, ए का। तो कैल्सिफेरॉल किसका है, विटामिन D3, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, राइबोफ्लेविन विटामिन B1, B3 है शायद, ठीक है। राइबोफ्लेविन इज विटामिन B3। देन वी हैव टोकोफेरॉल दैट इज विटामिन ई। तो आंसर इज टोकोफेरॉल। तो ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा, दैट यू कांट डू एनीथिंग। अब ये बोल रहा है कि पेनिसिलिन बोल रहा है कि पहला एंटीबायोटिक था,
ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था वो बोल रहा है कि पेनिसिलिन क्या है, वो पहला एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया है और वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो भाई ये ठीक है कि पेनिसिलिन जो है आपका वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगई है, ये ध्यान याद रखिएगा। मैंने क्लास में जब पढ़ाया था आप लोग को तो मैंने बताया था आपको पेनिसिलिन इज नॉट अ बैक्टीरिया बट इट इज अ फंगई। तो आंसर विल बी बी, ए एंड सी, बिकॉज बी इज रॉन्ग। क्लियर? अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप क्लास नोट्स भी पढ़े होते तो पेनिसिलिन जो है वो मैंने लिखवाया था, बताया था कि फंगई है, तो बी एलिमिनेट हो जाता, आंसर क्या बचता, ए और सी, राइट। देखो ये हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में बोल रहा है कि दैट इज फ्लूइड प्रेशर के बारे में बात कर रहा है ना। तो हमेशा याद रखना, जब जहां पे भी हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट आए वहां लगा देना पास्कल लॉ, बस। जहां पे भी फ्लूइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो लगा देना क्या, पास्कल लॉ। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहां पे काम आता है, एरोप्लेन के ऊपर में, ठीक है। एरोप्लेन जो उड़ता है वो किस प्रिंसिपल पे उड़ता है, बर्नौलीज, है ना। बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज फॉर फ्लोटिंग ऑफ द शिप, फ्लोटेशन ऑफ शिप, ठीक है। बॉयल्स लॉ इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ गैसेस, ठीक है। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि जैसे ही प्रेशर में चेंज होगा तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो सारे पोर्शन में इक्वली आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज अ लीस्ट मास, है ना। लीस्ट मास किसका है, तो यार देखना कि जो लीस्ट मास है वो किसका है, बोल क्या रहा है कि मास किसका सबसे कम है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बेसिकली 1 AMU होता है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज बेसिकली अ मास ऑफ 1 AMU और न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का होता है मास 4 AMU, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बेसिकली 1836 टाइम्स होता है ऑफ अ मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो सोचो ये तो छोटा नंबर है ना, तो सबसे कम किसका हुआ ये, और सबसे ज्यादा अगर पूछता तो अल्फा पार्टिकल का होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। देखो यार ये क्या बोल रहा है कि जो मेटल जो है एमलगम बनाता है, ठीक है, मतलब अच्छे से मिल सकता है, मिलाया जा सकता है, जिसको आप मिक्स कर सकते हो। तो देखो इसमें ना अगर आप देखोगे तो लिड जो होता है ना वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। जिंक भी क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। कॉपर भी क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। बट मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म पे होता है एट अ सॉलिड टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे अच्छा एमलगम बन सकता है। देखो ये नहीं भी आता, देखो आता है तो आंसर ठीक है, नहीं आता है तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि लेड, जिंक, कॉपर तीनों सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे और मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड होता है। तो ऑड वन आउट करके भी आप आंसर बना सकते हो। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी पता ही आप लोग को क्या होता है, रिकेट्स होगा। स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी। बेरी किसके कारण होता है, विटामिन B1। और पेलेग्रा किसके कारण होता है, विटामिन B3। ये ध्यान रखिएगा। Which of the following hormone is responsible for regulating the sleep or wake? मतलब जो हम लोग सोते हैं और जगते हैं वो कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है, तो वो रेगुलेट करता है मेलेटोनिन। जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही लाइट की रोशनी कम होगी आपकी आंखों के सामने, तो आपके बॉडी आपका ब्रेन क्या रिलीज करेगा, मेलेटोनिन रिलीज करेगा। और मेलेटोनिन फिर आपको क्या दिलाएगा, नींद, ठीक है, ये हो गया। और जैसे ही रोशनी आने लग गई, मेलेटोनिन का रिलीज जो है वो कम हो जाएगा और आपका नींद खत्म हो जाएगा, आप उठ जाओगे, है ना। तो इसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए स्लीप साइकिल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम, ठीक है, ये भी कहा जाता है। इंसुलिन कहां से निकलता है, इंसुलिन शुगर को सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। ये आपका कहां से निकलता है, कहां से रिलीज होता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन किसको, जो आपकी मदर होती है ना, न्यूली बॉर्न बेबी की जो मदर होती हैं उनका बॉडी जो है वो रिलीज करता है। कब, क्यों रिलीज करता है, फॉर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज अ लव हार्मोन, ठीक है। तो जनरली किनको दिया जाता है, ये मवेशियों को बहुत ज्यादा दिया जाता है, कैटल को, स्पेशली काऊ हो गए इनको। क्यों? क्योंकि तब जाके वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, उनका जो है ब्रेस्ट ग्लैंड जो है, मिल्क ग्लैंड जो है वो एक्टिव होगा और ज्यादा से ज्यादा वो दूध उनसे दुहा जा सकता है। तो जो बोलता है ना बहुत लोग कि केमिकल दे के हम लोग क्या कर रहे हैं, मवेशियों से दूध ले रहे हैं, तो वो कौन सा केमिकल डालता है, बेसिकली ऑक्सीटोसिन ही डालता है। क्लियर। देन थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन जो है आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या बोलते हैं आपका ओबेसिटी, मतलब मोटापा बढ़ने लगता है, बॉडी फूलने लगता है। दैट इज नॉट एसेंशियली ओबेसिटी बट वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो ये यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑर्गन है ना, सेल का कौन सा ऑर्गन जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने जानना है बाकी ऑप्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सेल, यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है, हमेशा सुना है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। लाइसोसोम जो होता है क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब बचा आंसर क्या, गोल्गी अपैरेटस। नहीं आता है तो आपका आंसर गोल्गी अपैरेटस होगा। अब गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ना, इट सिंथेसाइजेस द प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। नाउ इट सेंड्स द प्रोटीन टू गोल्गी अपैरेटस, है ना, गोल्गी अपैरेटस के पास ये भेजेगा। नाउ द गोल्गी अपैरेटस विल गोइंग टू सेलेक्ट कि भाई कौन सा प्रोटीन को कहां पे भेजना है। नाउ दिस गोल्गी apparatus will going to package and transport the proteins to the cells, ठीक है, समझ में आया। गोल्गी apparatus इज लाइक अ वेयर हाउस। मान लो कि आपको कुछ पैकेजिंग करना है, आपका एक कोई कंपनी है और आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स आपने बनाया और उस प्रोडक्ट्स को आपने कहां भेज दिया, वेयर हाउस में भेज दिया। नाउ वेयर हाउस विल गोइंग टू डिसाइड कि उसको कहां कहां भेजना है, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, पैकेज करके उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एनीबॉडी क्या बनेगा बताइए। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि मेलेटोनिन जो है वो कौन रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड, है ना। मेलेटोनिन इज रिलीज्ड बाय पीनियल ग्लैंड, है ना। ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखो यार, आप लोग जब ये देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो सिर्फ देखो मत, जो पेपर में आपने टेस्ट दिया है उस पेपर को खोलो और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है वहीं पे नोट डाउन कर लो, ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए वो आसान होता है। सो वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, व्हाट इट विल गोइंग टू फॉर्म, इट विल फॉर्म NaHCO3, राइट। क्लियर। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्लियर है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कहां किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जान ही रहे हो क्या होता है, CO। वाटर क्या होता है, H2O, ठीक है। एक एग्जांपल याद रखना कि अब जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये याद रखना कि कभी भी एसिड और बेस को अगर मिलाओगे आप तो क्या बनेगा, सॉलिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वंडर क्रॉप, ठीक है। देखो ये वंडर क्रॉप क्यों बोलते हैं, वंडर क्रॉप किसको बोलते हैं, सोयाबीन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, बहुत सस्ता होता है ना, इट इज वेरी चीप, है ना, और इट हैज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बहुत होता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत लोग खा सकते हैं, है ना, पुअर लोगों के लिए। तो एक और प्रोटीन होता है जिसको जो लोग पुअर्समैन प्रोटीन बोला जाता है, सत्तू को बोला जाता है ना, पुअर्समैन प्रोटीन। तो यहाँ पे दो क्रॉप आपने ध्यान में रख लिया। सीसम तो आपको पता ही है कि तिल होता है, कपास जो होता है कॉटन होता है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, मैंने कल ही बताया था लास्ट डिस्कशन में, खरीफ क्रॉप कौन सा है, राइस, और राइस सबसे ज्यादा झारखंड में कौन सा क्रॉप होता है, राइस होता है। तो ये ध्यान रखना, व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, दे बोथ आर, ऑल द थ्री आर राबी क्रॉप, ठीक है। और राइस इज अ खरीफ क्रॉप, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, राइस का होता है, ठीक है। और ये खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन होता है जून, बारिश वाले मौसम में, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर, ये 4 महीने जो होता है खरीफ क्रॉप का सीजन होता है। उसके अलावा 2 होता है, एक राबी होता है और एक जायद होता है। होप आपको कल की क्लास की याद हो। अब देखो ये बोल रहा है कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, तो प्लांट को 2 प्रकार का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, एक होता है मैक्रो जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, नाम से बोल रहा है मैक्रो, एंड सेकंड इज माइक्रो जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, क्लियर। तो लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए होता है, 3 चीज, एनपीके, ठीक है। एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, है ना, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, मैंगनीज एंड कॉपर इज अ कौन सा न्यूट्रिएंट है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। देखो यार, ज्यादा एसिडिक, आपको ये पता था कि 7 जो है क्या होता है, पीएच नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7 के आसपास होता है, क्लियर है। तो अब 7 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऐसे अल्कलाइन, और 7 से नीचे चल जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो आप ये जानिए कि ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉप प्लांट होता है उसका आइडियल पीएच कितना होता है, 6 to 7.5, ठीक है। ये चला जाएगा तो बहुत अल्कलाइन हो जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा तो बहुत एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ब्लड का कितना होता है बताइएगा तो पीएच, ह्यूमन ब्लड का, एनीबॉडी प्लीज कमेंट बिलो, कमेंट कीजिए तो बिलो। और ये गूगल मत देखिएगा, अगर याद है तो प्लीज कमेंट। देखो ये क्या बोल रहा है कि सैंड विद इक्वल पार्ट ऑफ सैंड, सॉइल विद इक्वल पार्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। तो अगर इक्वल पार्ट ऑफ सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगा, क्ले भी होगा, मान लो कि 3 kg मट्टी ले लो, ठीक है, उसमें 1 kg क्या होगा, सैंड होगा, 1 kg सिल्ट होगा, 1 kg क्ले होगा। तो सैंड तो आपने देखा है बालू, थोड़ा बड़ा बड़ा कण होगा, ठीक है। सिल्ट क्या होगा, और छोटा छोटा होगा, है ना, और छोटा छोटा कण होगा इसमें। और क्ले जो होगा एकदम ही छोटा छोटा उसमें कण होगा, क्लियर। सैंड, सिल्ट और क्ले। तो अब ये बोल रहा है कि कौन सा होता है, तो उसको लोम सॉइल बोलते हैं यार, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि अगर उसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, तो सैंडी सॉइल कैसे बोलेंगे उसको, है ना। सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो सिल्टी सॉइल भी नहीं बोल सकते। और अगर क्ले और सैंड, क्ले के साथ सैंड और सिल्ट है तो क्ले सॉइल भी नहीं बोल सकते। तो क्या आंसर बच रहा है, कॉमन सेंस, है ना। एंड इट इज आइडियल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ये आप लोग को पता है कि भाई क्लोरोफिल जो है किस लिए एसेंशियल है, क्लोरोफिल के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, मैग्नीशियम, बस। ये तो कॉमन सेंस है ना, दैट इज बेसिक। आप बेसिक जो फिजिक्स पढ़े होंगे कहीं से भी, बायोलॉजी, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये आंसर क्या होगा, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज कैल्विन साइकिल एंड व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, प्लीज कमेंट कीजिए कि कैल्विन साइकिल क्या होता है और क्रेब्स साइकिल किससे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तब ये बोल रहा है कि ग्लूकोज का जो ब्रोक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में, सेल होता है, सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है। अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिस, ठीक है, ग्लाइकोसिस। देन 26, which प्लांट हार्मोन इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, ये भी मैंने क्लास में बताया था। तो ऑक्सिन और गिबरलिन क्या होता है, दिस इज अ ग्रोथ हार्मोन, है ना, दिस इज अ ग्रोथ हार्मोन। इथिलीन इज अ राइपनिंग हार्मोन, ये क्या करता है, फ्रूट्स को राइप करता है ना। और एब्सिसिक एसिड क्या है, वो है आपका स्ट्रेस हार्मोन, है ना। कैन यू नेम द ह्यूमन हार्मोन्स विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेस, है ना, ह्यूमन हार्मोन, प्लीज कमेंट। कौन सा ह्यूमन हार्मोन है
जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड, जब स्ट्रेस होता है तो रिलीज होता है। तो इसमें क्या होगा आंसर, विच प्लांट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे ड्राउट आएगा है ना, या फिर उसको डेंजर लगेगा तो वो क्या करेगा, अपने ग्रोथ को रोक देगा, वो इनहिबिट कर देगा अपने ग्रोथ को। पश्मीना, यार आपने सुना होगा कि पश्मीना का सॉल है ना, तो पश्मीना का सॉल बहुत महंगा आता है। तो बोलता है कि एक क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड होता है जिससे टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पश्मीना का जो सॉल होता है उसको रिंग से पास कराया जाता है। अगर वो रिंग से पास कर गया वो सॉल पूरा, तो दैट इज कंसिडर्ड कि वो पश्मीना का सॉल है जनरली, है ना। दिस इज अ स्टैंडर्ड मतलब डेफिनेशन कि पश्मीना का सॉल को कैसे आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये जो होता है कि कौन से गोट में मिलता है, कौन सा गोट का जो है वुल होता है, तो वो जो वुल होता है ना, वुल होता है वो किसका होता है, चांगथांगी। जमुनापरी पीछे पहले पूछा है कि कहां पे मिलता है, यूपी में है गोट, ठीक है। जमुनापरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा है अगर आपने याद होगा तो। और ये तीनों जो गोट है ना, बीटल, बारबरी, जमुनापुरी, ये सब मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉट फॉर मीट एंड मिल्क, है ना, नॉट फॉर द वुल, ठीक है। चांगथांगी जो होता है वो कहां पे मिलता है, इट इज नेटिव टू लद्दाख। ये सब सॉल बहुत महंगा आता है, 1-2 लाख रुपीज, 1 से 2 लाख रुपए लगता है अगर ओरिजिनल अगर आप सॉल लोगे तो। अदरवाइज पीपल यूज टू सेल इन द नेम ऑफ द पश्मीना, 200-300 रुपए में बेच देते हैं, बट दैट इज नॉट ओरिजिनल पश्मीना। द मेन कॉज ऑफ द फ्रॉस्ट इंजरी, देखो फ्रॉस्ट इंजरी कब होता है क्रॉप में, देखो ठंड के समय में होता है। ठंड के समय में क्या होता है कि दिन में तो सूरज होती है, ठीक है, और जमीन क्या होता है, हीट होता है, हीटिंग होता है सूरज के रेडिएशन से। लेकिन रात के समय जैसे ही रात होता है तो क्या होता है, ये हीट रिलीज हो जाता है। ये हीट क्यों रिलीज होता है, क्योंकि बादल नहीं होती है, देयर इज एब्सेंस। तो हीट जो होता है वो हीट रिलीज हो जाता है और जमीन क्या हो जाता है, पूरा इन्वायरमेंट जो होता है वो ठंडा हो जाता है, दैट बिकम कोल्ड, है ना। कोल्ड होने के बाद क्या होता है, जो भी वाटर वेपर होता है वो क्या होता है, फ्रॉस्ट में टर्न कर जाते हैं, एंड दैट फ्रॉस्ट विल गोइंग टू कॉज इंजरी इन द क्रॉप। तो ये कब होता है, जब रेडिएटिव कूलिंग होता है नाइट पे। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरा, कि रात में जो हीट रिलीज हो रहा है, आउटर स्पेस में चला जा रहा है और जमीन जो है ठंडा हो जा रहा है, तो और पूरा इन्वायरमेंट जो है ठंडा हो जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं रेडिएटिव कूलिंग। क्लियर? कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। मैं बहुत ज्यादा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगे आपका, ठीक है। द स्टडी ऑफ एल्गाई, एल्गाई का स्टडी को क्या बोलते हैं यार, ये सब पूछता है, ठीक है। तो आंसर इज फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स अगर बोलता है तो क्या बोलते हैं उसको, एंथोलॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। देन वी हैव पलामा विल्ट, है ना। पनामा विल्ट जो है एक प्रकार का फंगस डिजीज है ना, फंगल डिजीज है, जो किसमें पाया जाता है, बनाना में, ठीक है। पोटैटो में अलग डिजीज होता है, टोमेटो में अलग होता है, इतना याद मत कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको सिर्फ याद रखिए। पनामा विल्ट। फंगल डिजीज ऑफ राइस, राइस का कौन सा फंगल डिजीज है, देखो वो है टुंगरो, है ना। बैक्टीरियल ब्लाइट किसका होता है, वो होता है राइस का, सॉरी दैट इज फॉर व्हीट, है ना। टुंगरो, सॉरी ब्लास्ट, सॉरी तो कौन सा फंगल डिजीज है राइस का, तो वो है ब्लास्ट। बैक्टीरियल ब्लाइट किसका होता है, वो होता है व्हीट का। प्लीज टेल मी टुंगरो किसका होता है, प्लीज गूगल इट एंड कमेंट, है ना, गूगल कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। द डिजीज न्यू कैसल डिजीज, है ना। न्यू कैसल डिजीज किसको अफेक्ट करता है, तो वो पोल्ट्री को अफेक्ट करता है, ठीक है। हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, ये याद रखिएगा, वायरस से होता है। किसमें होता है, चिकन्स में होता है और बर्ड्स में होता है, क्लियर। और ये रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है उनको, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो न्यू कैसल डिजीज किससे प्रभावित करता है, वो मुर्गी पालन को, क्लियर है। देन नवधान्य, है ना। नवधान्य किसको कहते हैं, नवधान्य का मतलब होता है यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, है ना, 9 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। तो ये आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट कहां पे आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है आपका वैदिक पीरियड से।
है ना। देखो साइंटिफिक रीजन क्या है, सीक्रेट स्पिरिचुअल रीजन तो आप लोगों को पता है कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, बट इसका साइंटिफिक रीजन यही होता है कि ये सारे ग्रेन्स जो है आप बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो इट विल गिव यू एक तरीके से न्यूट्री सीरियल्स जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक है। न्यूट्री सीरियल्स का मतलब हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट जो है वो आपको मिल जाएगा बॉडी में। इट कंप्राइजेस ऑफ राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, चिकपी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सीसम और हॉर्स ग्राम, ठीक है। फूड सिक्योरिटी से ज्यादा ये आपको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देगा, है ना। देन वी हैव 1 GB। तो आपको ये पता होगा कि 1 बिट कितना होता है, 8 सॉरी 1 बाइट इज इक्वल टू 7 बिट, क्लियर। और आपका अगर 1024 अगर आप बाइट लेते हो तो उसको क्या कहा जाता है, 1 किलो बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट किलो बाइट अगर लेते हो तो वो कहलाता है 1 MB, ठीक है। और 1024 मेगा बाइट लेते हो तो वो कहलाता है 1 गीगा बाइट, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, 1024 मेगा बाइट, क्लियर है आंसर, ध्यान रखिएगा। Which of the following language is compiled not interpreted? तो यार ये एक ही लैंग्वेज है C++, ठीक है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। और बाकी सब लैंग्वेज जो है ना, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सब ना बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज है ना। और ये लैंग्वेज C++ बहुत इजी लैंग्वेज है एज कंपेयर टू बाकी तीनों, ठीक है। तो कंपाइल्ड मतलब सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया जाता है डायरेक्टली इनटू मशीन कोड। तो यू डोंट नीड टू नो, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि चारों क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है। पाइथन, जावा, C++, है ना, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये सारा। DNS का मतलब क्या होता है, DNS होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। देखो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक अ एड्रेस, ठीक है। अब देखो डोमेन नेम सिस्टम इज लाइक IP, यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है IP एड्रेस और एक होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्योंकि IP जो एड्रेस होता है वो डिजिट्स में होता है, ठीक है, डिजिट्स में होता है, मतलब 1 2 4 5.1 2 7 6 इस तरीके से होता है। तो ये आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, ये याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप क्या करोगे, अब याद करना है तो क्या करेंगे, इस डोमेन नेम से, इस जो आईपी एड्रेस से एक डोमेन नेम एसोसिएट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आईपी एड्रेस google.com का होगा, तो ये google.com क्या होगा, आपको आसान रहेगा याद करने में, ये नंबर याद नहीं होगा ना। अब इस तरीके से 10 वेबसाइट है, 10 वेबसाइट का आपको कैसे आईपी एड्रेस याद होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग। तो आपका कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए क्या कर दिया गया, डोमेन नेम सिस्टम। इट्स लाइक कि किसी के घर जाना है तो आपको होल्डिंग नंबर भी होता है उस जगह का, और क्या होता है, उस घर का नाम भी होता है ना। लॉन्गिट्यूड, फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले लो ना, कि फॉर एग्जांपल मुंबई जाना है तो अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद रखोगे, मुश्किल होगा ना याद रखना, लेकिन मुंबई याद रखना आसान है। तो इन सिमिलर वे वेबसाइट में भी ये कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डेटा माइनिंग, तो डेटा माइनिंग के लिए जो यूज होता है हडूप यूज होता है, बस ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये ज्यादा जरूरत नहीं है। Which of the what does the term latency refer to the कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी का मतलब क्या होता है, लेटेंसी का मतलब होता है कि कितना समय लग रहा है। मान लो कि पहले याद करो कि जब छोटा छोटा फोन आता था या फिर बहुत 4G 3G होता था, तो आप क्या करते थे, आप कुछ भी एड्रेस टाइप करते थे google.com, तो आने में समय लगता था, ठीक है, आप टाइप किए, अब जब पेज अपीयर होगा स्क्रीन पे तो उसको अपीयर होने में थोड़ा समय लगता था। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जैसे आपका 4G 5G में ट्रांसलेट होने लग गया, मतलब हम लोग अपग्रेड होते चल गए टेक्नोलॉजी, तो क्या हुआ कि अब जैसे ही गूगल टाइप करते हो वैसे ही पेज अपीयर हो जाता है। तो ये जो आपने इनपुट दिया है ना, और जो आउटपुट आया, तो उसके बीच का जो समय है उसी को बोलते हैं लेटेंसी, क्लियर। तो वही बोल रहा है कि लेटेंसी क्या है, कि डिले बिफोर द डाटा ट्रांसफर बिगिंस, ठीक है। देन वी हैव टोर ब्राउजर, है ना। टोर ब्राउजर किस लिए यूज होता है, देखो यार, जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसी तरीके से एक ब्राउजर है ब्रावो ब्राउजर है, तो उसी प्रकार का एक ब्राउजर है टोर ब्राउजर, ठीक है। तो वो टोर ब्राउजर जो है वो डार्क नेट एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है, डार्क नेट एक्सेस करने के लिए यूज होता है।
तो इसको बोलते हैं द ओनियन रूटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? द ओनियन रूटर। तो पर्पस क्या है? एनोनिमस ब्राउजिंग, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना, इसलिए यूज होता है। देन वी हैव सर्टेन। देखो यार, अभी मान लो कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, या फिर आपका डाटा, आप बहुत सारा डाटा डाल रहे हो कंप्यूटर इंटरनेट में, ठीक है, अपना डाटा दे रहे हो, अपना नाम दे रहे हो, एड्रेस दे रहे हो, ये सारा कुछ दे रहे हो। अब क्योंकि लीक ना हो जाए, तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो सारा कुछ देखती है। तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है सर्टेन, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अगर कोई भी डाटा लीक हो जाता है, तुरंत सर्टेन जो है एक्शन में आती है और कोशिश करती है कि आपका डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, है ना, जो इंडिया का साइबर स्पेस है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम याद रखिएगा, दैट इज आंसर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर में आता है। फ्लॉप का मतलब क्या होता है? फ्लॉप होता है आपको, जैसे कि हम लोग गाड़ी में स्पीड मेजर करते हैं ना, तो स्पीडोमीटर होता है, तो उसी प्रकार जब कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर में जब स्पीड को मेजर करना होता है, तो आप किस में मेजर करते हो? फ्लॉप्स में मेजर करते हो, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। आंसर, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक साइंस नहीं है, ये एब्रिविएशंस है, पूछता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल का जो एप्स होते हैं, है ना, एप्पल, बहुत लोगों के पास एप्पल फोन होगा, ठीक है, तो उसके अंदर में बहुत सारे एप्स होते हैं, तो वो एप्स को डिजाइन करने के लिए कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो लैंग्वेज इज कॉल्ड एज स्विफ्ट, ठीक है। ये सारा भी लैंग्वेज है, कोटलिन, जावा, डार्ट, दे आर ऑल द लैंग्वेज, बट iOS को डिजाइन करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? स्विफ्ट। देखो, किसने फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेशन, देखो हमेशा याद रखना, फर्स्ट साइंटिफिक, फर्स्ट एस्टिमेशन नहीं बोल रहा है ना। अगर फर्स्ट एस्टिमेशन बोलेगा तो व्हाट इज आंसर? दादा भाई नवरोजी, ठीक है। फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेशन किसने किया था? तो VKRV राव ने किया था, याद रखना, क्लियर। नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम कितना है इंडिया का, ठीक है। PC महालनोबिस आपने नाम सुना है, RC देसाई इज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट। PC महालनोबिस इज एसोसिएटेड विद द सेकंड 5-year प्लान, है ना, जिसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता था। अब बोला कि किस प्रकार का इन्फ्लेशन होगा, है ना, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू, है ना। और आप क्या करोगे? आप मनी मांगोगे, किससे मांगोगे? आप मनी प्रिंट करवाओगे सेंट्रल बैंक से। इसमें देखो क्या होगा कि कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का इनकम है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए इनकम है। कहां से आ रहा है इनकम? टैक्स के फॉर्म पे आ रहा है। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है? मान लो 200 रुपए है, तो गवर्नमेंट का डिफिसिट कितना हो गया? 100 रुपीज इज डिफिसिट, ठीक है, डिफिसिट है। तो अब गवर्नमेंट कहां जाएगी ये डिफिसिट को फुलफिल करने के लिए? 100 रुपए मांगेगी, किससे? सेंट्रल बैंक, RBI के पास जाएगी, और RBI की बोलेगी कि भैया तुम प्रिंट करके 100 रुपए मेरे को दे दो, ठीक है। अब जब 100 रुपए ये प्रिंट करके दे देगा तुमको, तुम्हारा डिफिसिट मिट कर जाएगा। लेकिन इसके कारण एक इन्फ्लेशन आएगा। क्यों इन्फ्लेशन आएगा? क्यों? और जो इन्फ्लेशन आएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? डिफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। क्यों इन्फ्लेशन आएगा? क्यों इन्फ्लेशन इसलिए आएगा क्योंकि आपका जो है मनी तो आपने छाप दिया, है ना, रुपया तो आपने छाप दिया, ठीक है, रुपया आपने छाप दिया, बट गुड्स का प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ गया। गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं बढ़ा, इट इज स्टैग्नेंट। समझ आ रहा है? आपने रुपया तो दे दिया बाजार में, 200 रुपया तो आपने दे दिया, बट गुड्स का प्रोडक्शन कहां बढ़ा? गुड्स का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा। तो इसके कारण क्या होगा कि अब 200 जो पैसा जाएगा, एक्सपेंडिचर 200 रुपए है, तो अब टू मच मनी विल बी चेजिंग फ्यू गुड्स। ये वही एग्जांपल हो जाएगा कि जब बहुत ज्यादा डिमांड बाजार में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दाम अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसको जो इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको बोलते हैं डिफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ये बोल रहा है कि इन्फ्लेशन इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक गुड या सेक्टर। मान लो कि फूड सेक्टर में ही सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, या फ्यूल सेक्टर में ही बढ़ रहा है, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही बढ़ रहा है। एक कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में ही सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके अलावा कहीं और नहीं बढ़ रहा है।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन, है ना। स्टैगफ्लेशन क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब 4% बढ़ा, फिर 4% बढ़ा, फिर 5% इन्फ्लेशन, 4% इन्फ्लेशन बढ़ा। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज ओवरऑल इन जनरल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। तो उस हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप सारे गुड्स को लोगे, स्टैगफ्लेशन में क्या लोगे, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब कुछ कुछ परसेंटेज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। स्क्यूफ्लेशन में कुछ सेक्टर में ही बढ़ रहा है। तो आंसर इज स्क्यूफ्लेशन। देखो कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप सभी गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन को मेजर करते हो, है ना, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में आप क्या करते हो, जो वोलेटाइल चीज है, जो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स है, उसको क्या करते हो, उसको आप हटा देते हो, जैसे कि फूड और फ्यूल, है ना, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। क्यों, मान लो फॉर एग्जांपल आज गए फ्रूट खरीदने, ठीक है, तो आज 100 रुपए मिल रहा है आपको कोई फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, कल आप जाओगे तो बोलेगा 120 रुपए हो गया, तो सोचिए 20% इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होता है जहां पे 20% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा एक ही दिन, एक ही रात में। तो फूड सेक्टर एंड फ्यूल सेक्टर इज वेरी वोलेटाइल, इसीलिए जब कोर इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट करते हो तो उसको हटा दिया जाता है, फूड और फ्यूल को। अब ये बोल रहा है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका मतलब क्या है कि कितना कैपिटल चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट, है ना। मान लो कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल शेयर प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि आप 100 शेयर प्रोड्यूस कर रहे हो, अब मान लो कि हमको 101 प्रोड्यूस करना है, तो मेरे को और कितना कैपिटल चाहिए, हाउ मच कैपिटल मोर आई नीडेड। तो जितना कम कैपिटल होगा उतना एफिशिएंसी होगा प्रोडक्शन में, है ना, उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा ना प्रोडक्शन, कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब 101वां यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर मेरे को कैपिटल कम चाहिए तो क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट होगा। तो वही मेजर करता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। लोअर आईसीओआर मींस हायर कैपिटल एफिशिएंसी, ठीक है, ये उल्टा याद रखिएगा कि लोअर मींस, मतलब लोअर कैपिटल का मतलब क्या होता है, लोअर कैपिटल मींस हायर इफिशिएंसी। यहां पे भी वही है कि 101वां शेयर प्रोड्यूस करने के लिए अगर मेरे को कम कैपिटल चाहिए तो इफिशिएंसी क्या होगा, मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 47 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट, क्लियर, वो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। और जितना कम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतना ही ज्यादा आपका कैपिटल एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपके टेरिटरी में, मान लो इंडिया है, इंडिया इज अ टेरिटरी ऑफ यू, मतलब ये हमारा टेरिटरी। अब इस टेरिटरी के अंदर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस हुआ है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जीडीपी, क्लियर। अब ये बोल रहा है कि फॉरेन एम्बेसीज जो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, क्या उसको इंक्लूड करेंगे, तो नहीं, फॉरेन एम्बेसीज जो है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा टेरिटरी नहीं माना जाता है, ठीक है। जो एम्बेसी का ऑफिस है उसको नहीं माना जाता है कि वो इंडियन टेरिटरी है, वो है इंडियन टेरिटरी में, बट जब कैलकुलेशन किया जाता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल वे में माना जाएगा कि वो इंडियन टेरिटरी है, बट इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंडियन एम्बेसीज अब्रोड, ठीक है, यस। अब क्या होगा कि जो इंडिया का एम्बेसी होगा, जो यूएस में होगा या फिर सिंगापुर में होगा या किसी और कंट्री में होगा, तो उसको माना जाएगा कि वो इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा क्या हो रहा है, फॉरेन फैक्ट्रीज ओन्ड बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्री, अगेन नहीं, तो ये फॉरेन लैंड होगा, ठीक है, ये फॉरेन लैंड होगा, ये हमारा फैक्ट्री अगर ओन्ड है तो नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से अगर इंडिया में हिंडलॉय का फैक्ट्री है जो कि एक कोरियन कंपनी है, तो उसका फैक्ट्री को माना जाएगा जीडीपी में, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कैलकुलेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, बी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। नेक्स्ट वी हैव, बोल रहा है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी कैन टेल मी, प्लीज कमेंट व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। There are two words, demographic dividend and demographic disaster। ये क्या होता है,
प्लीज कमेंट। एंड देयर इज अनदर वर्ड, डेमोग्राफिक विंटर। बताइए तो ये तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है, प्लीज टेल मी, है ना, कमेंट करके प्लीज बताइए कि क्या होता है। तो बोल रहा है कि जब आप पॉलिसी बनाते हो तो आप वर्किंग एज पॉपुलेशन किसको मानते हो, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59 को माना जाता है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नेशनल यूथ पॉलिसी सब डिफाइन करती है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, 15 to 59, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल एजेंसीज होती है, वर्ल्ड बैंक, ILO, ये यूज कितना करती है, 15 to 64। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, इंडिया में बोल रहा है, इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिसी में, नॉट आउटसाइड डोमेस्टिक पॉलिसी, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर सेंसस, ठीक है। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के हिसाब से एवरेज साइज लैंड का क्या है इंडिया में, ठीक है, इट इज अबाउट 1.08 हेक्टेयर, ठीक है। पहले कितना था, 2.2 हेक्टेयर अराउंड 1970 to 71। तो ये 1 हेक्टेयर कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा, क्लियर। तो 1.08 हेक्टेयर याद रखिएगा कि एक एवरेज होल्डिंग का, ऑपरेशनल होल्डिंग का साइज है, क्लियर। तो 50 तक हो गया हमारा। अब ये बोल रहा है कि एमएसपी कौन सी कमीशन रिकॉग्नाइज करती है, कौन सी कमीशन रेकमेंड करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, तो ये करती है कौन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। नीति आयोग आपको पता है प्लानिंग कमीशन की जगह में आया था 2015 में, ठीक है, जब नई गवर्नमेंट आई थी। तो ये क्या काम करती है, सिर्फ पॉलिसी बनाती है, ठीक है। नाबार्ड क्या करती है, नाबार्ड फाइनेंस देती है किसको, बेसिकली एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में, क्लियर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपको पता है क्या करती है, ये एग्रीकल्चर के ऊपर काम करती है, ठीक है। एमएसपी के अंदर में कितना क्रॉप है, हाँ देखिए ये ध्यान में रखिएगा, देयर इज अ शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं डिक्लेयर किया जाता है, शुगर केन के लिए क्या डिक्लेयर किया जाता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, क्लियर। अब एमएसपी कितने क्रॉप के लिए कवर किया जाता है, एमएसपी टोटल 22 क्रॉप के लिए कवर किया जाता है, ये हमेशा पूछता है यूपीएससी में भी, दे यूज्ड टू आस्क। 14 खरीफ है, 6 राबी है और 2 कमर्शियल क्रॉप है ना, ये नाम भी ध्यान में रखिएगा, 14 खरीफ, 6 राबी और 2 कमर्शियल, क्लियर। हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1968, किसने टर्म किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसमें क्या करते थे आप, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते थे, HYV सीड और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक जैसे इरिगेशन का इस्तेमाल करते थे, है ना, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे, क्लियर। तो ये इंडिया में भी लागू किया गया था किसके समय में, जब आपकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो किसने टर्म किया था, टर्म नाम दिया था विलियम गॉड। वर्गीस कुरियन इज एसोसिएटेड विद मिल्क रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं उसको, है ना। MS स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। और प्लीज बताइए नॉर्मन बोरलॉग किस लिए एसोसिएटेड थे, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आंसर इसका क्या होगा, हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, विलियम गॉड, ठीक है। अब देखिए जो MS स्वामीनाथन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन किनके द्वारा कंसेप्चुअलाइज किया गया था, तो ये हो गया MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, क्लियर। एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि आप जो है बेटर है, ग्रीन रेवोल्यूशन से अपग्रेडेड, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होते चला गया। अब जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, कम होते चला गया, फर्टिलाइजर के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को, है ना, बायोडाइवर्सिटी को। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्चुअलाइज किया एवरग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें इन्होंने बोला कि भाई बहुत इकोलॉजिकल वे में क्रॉप्स को ग्रो करो, है ना, इकोलॉजी को हार्म मत करो, इन्वायरमेंट को हार्म मत करो। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में शेड्यूल ए इंडस्ट्री को रिजर्व किस लिए किया गया था। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान।
तो सेकंड 5 ईयर प्लान आपको पता है क्या बोला था कि इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ठीक है। तो इंडस्ट्री को आप डेवलप कैसे कर सकते हो, हाउ वी गोइंग टू डेवलप द इंडस्ट्री। आप क्या कर रहे थे, आप जो है लिबरलाइजेशन नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप प्रोटेक्शनिज्म को इंश्योर कर रहे थे, मतलब प्राइवेट बोथ इन द इंडिया, कि भाई बाहर की कंपनियां नहीं आए, बाहर की कंपनियां आएगी तो हमारी कंपनियां डेवलप नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब जब यहाँ बाहर की कंपनी नहीं आएगी और यहाँ की कंपनियां है नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों के पास पैसा है नहीं, अभी भी देश आजाद हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में किसी के पास पैसा नहीं है। तो अब सरकार बोली कि ठीक है हम लोग खुद पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट विल गोइंग टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री। तो उन्होंने बोला कि भैया हमें कौन कौन सा प्रकार का इंडस्ट्री लगाना है, तो वो बोले कि भाई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए 1956 का, उसके अंदर शेड्यूल ये आया, उसके अंदर बोले कि भैया ये प्रकार का डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आयरन स्टील हो गया, कोल हो गया, रेलवे हो गया, इस प्रकार से 22-23 इंडस्ट्री जो है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर ही रहेगा, पब्लिक सेक्टर ही रहेगा, प्राइवेट सेक्टर उस पर काम नहीं करेगी। क्लियर है। सो वी विल डूइंग, हम लोग यही 55 तक अब कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे विद 56, तो बाकी 45 क्वेश्चंस कल के लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं। एंड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा नीचे सेक्शंस में। और थैंक यू सो मच, वी विल बी एंडिंग द क्लास, राइट। सो थैंक यू सो मच।